हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक है स्पैन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का क्षेत्र किसे कहते हैं, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ है किसी भी संगठन में अच्छी तरह से कार्य करने के लिए जो कर्मचारी उस संगठन में काम कर रहे हैं उनके व्यवहार को संतुलित और नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। नियंत्रण का काम हमेशा उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से ये देखा जाता है कि संगठन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो संगठन के आदेश, निर्देश और नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नियंत्रण का क्षेत्र उस क्षमता या परिधि को बताता है जो कि किसी नियंत्रण अधिकारी में होती है, यानी एक अधिकारी एक समय में कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण के क्षेत्र को नियंत्रण विस्तृति, प्रबंधन का क्षेत्र, सत्ता का क्षेत्र या पर्यवेक्षण का क्षेत्र भी कहा जाता है। कंट्रोल शब्द नियंत्रित करने वाली सत्ता का पर्यायवाची होता है, जबकि स्पैन का बहुत सारे अर्थ होते हैं। कुछ अर्थ हैं जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी जो कोई तय करता है, ऐसा समय जो या तो समाप्त हो जाता है लगातार चलता रहता है। किसी पुल के आधार की दूरी, हाथ के अंगूठे और कनिष्का को फैलाने से बनने वाली दूरी स्पैन में शामिल होती है। नियंत्रण में स्पैन का अर्थ है किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी के ध्यान के उच्च क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वह अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। V.A. ग्रेकुनाज ने नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र यानी स्पैन ऑफ अटेंशन भी कहा है। डिमाग के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र का अर्थ किसी उद्यम के मुख्य कार्यपालक और उसके मुख्य सहयोगी अधिकारियों के बीच सीधे और व्यवहारिक संचार संपर्कों की संख्या और क्षेत्र से होता है। नियंत्रण के क्षेत्र की स्टूडेंट कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे नियंत्रण का क्षेत्र यदि बहुत व्यापक होने पर नियंत्रण प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा और सीमित होगा, नियंत्रण उतना ही अधिक प्रभावी होता है और आदेश की एकता भी बनी रहती है। नियंत्रण का क्षेत्र संगठन की संरचना, उद्देश्य, अधीनस्थों के सहयोग आदि पर निर्भर करता है। यह पद सोपान व्यवस्था और आदेश की एकता से संबंधित होता है। यह सिद्धांत यह निश्चित करता है कि एक अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है। हर संगठन में पद सोपान व्यवस्था पाई जाती है जिसमें छोटे और बड़े सभी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। इस संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। हर स्तर पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनका नियंत्रण किया जाना जरूरी है। हर उच्च अधिकारी अधिक से अधिक कितने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। जैसे सर इयान हैमिल्टन ने कहा है कि एक उच्च अधिकारी 3 या 4 अधीनस्थों पर ही नियंत्रण कर सकता है, जबकि ग्रेकुनाज का कहना है कि वो 5-6 अधीनस्थों पर नियंत्रण कर सकता है। हेनरी फेयोल ने भी कहा है कि एक प्रबंधक 5-6 अधीनस्थों पर नियंत्रण कर सकता है। एल उर्बिक ने कहा है कि अगर कार्य जटिल और उलझे हैं तो उच्च अधिकारी 5-6 अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है, जबकि यदि कार्य सरल होते हैं तो 8 से 12 कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। लॉर्ड हॉल्डेन और ग्राहम वालेस की राय में कोई भी कार्यपालक
बिना अतिरिक्त भार को अनुभव किए बिना 10-12 अधीनस्थ अधिकारी के कार्यों का नियंत्रण रख सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज की कक्षाओं के नियंत्रण और ध्यान के क्षेत्र में एक सर्वे कराया और यह निष्कर्ष निकाला कि एक अध्यापक कक्षा में 10-12 विद्यार्थी को ही सही प्रकार से नियंत्रित कर सकता है। स्टूडेंट, ये मैंने कुछ फिगर बताई हैं, जैसे हैमिल्टन ने 3-4, गैरकुनाज ने 5-6, हेनरी फ्योल ने भी 5-6, उर्विक ने भी 5-6, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10-12। स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में ये कई बार पूछ सकते हैं, हेनरी फ्योल के अनुसार एक प्रबंधक कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है। तो आपको ये फिगर ध्यान में रखने हैं बच्चों, ठीक है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि गैरकुनाज ने अधीनस्थों पर जो नियंत्रण किया जाता है वो संख्या बताइए, तो कितनी बताइए। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 5-6 बताइए। 1933 में B.A. गैरकुनाज ने एक लेख लिखा था जिसमें रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन में एक मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूले को उन्होंने बताया था और ये कहा था कि उच्च अधिकारी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके केवल प्रत्यक्ष संबंध अधीनस्थों के साथ ही नहीं बल्कि अधीनस्थों के विभिन्न समूहों के साथ परस्पर अंतर संबंध भी होते हैं। ये संबंध 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध और आड़े तिरछे संबंध। प्रत्यक्ष एकल संबंध को उन्होंने n से इंडिकेट किया था, प्रत्यक्ष समूह संबंध को n ब्रैकेट में n-1 से, आड़े तिरछे संबंध n ब्रैकेट में 2 स्क्वायर में n-1 ये गैरकुनाज का एक फार्मूला है। n ब्रैकेट में 2/2 प्लस n-1 ब्रैकेट बंद, ऊपर वाले 2 के ऊपर एक n भी लगा होगा। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण भी होते हैं। वो कारण होते हैं, ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन किन किन कारणों से नियंत्रण का क्षेत्र प्रभावित होता है स्टूडेंट। पहला होता है कार्य। हर संगठन कोई ना कोई काम करता है, संगठन में जैसे कार्य होते हैं उसी प्रकार से नियंत्रण होता है। यदि नियंत्रण अधिकारी या अधीनस्थों का काम एक जैसा है तो नियंत्रण आसानी से होता है। यदि दोनों के काम अलग अलग हैं तो नियंत्रण करने में थोड़ी कठिनाई होती है। दूसरा होता है व्यक्तित्व। यदि उच्च अधिकारी कुशल, मेधावी और अच्छा होगा तो वह अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा और उसे अधीनस्थों का सहयोग भी मिल जाएगा। लेकिन यदि अधीनस्थ कामचोर, असहयोगी, जिद्दी हैं तो फिर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समय भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करता है स्टूडेंट। यदि संगठन बहुत पुराना है तो उसकी अपनी परंपराएं, नियम हैं, तो वो नियंत्रण आसानी से कर पाएंगे उस पर। और यदि संगठन नया है यानी अभी वो संक्रमण काल से जूझ रहा है तो फिर उस पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्थान। यदि अधीनस्थ कर्मचारी, उच्च अधिकारी एक ही कमरे में हो या एक ही भवन में हो तो नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर किया जा सकता है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यदि उनके कार्यालय दूर दूर हैं तो फिर नियंत्रण कठिनाई से होता है। सत्ता का प्रत्यायोजन। कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थों को सत्ता देता है किंतु नियंत्रण की सत्ता हमेशा अपने पास रखता है। दूसरी ओर वो अधिकारी जो अधीनस्थों को सारे अधिकार दे देता है तथा सत्ता अपने पास नहीं रखता तो वो फिर नियंत्रण रखना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। नियंत्रण की विधि। किसी भी संगठन में नियंत्रण के बहुत सारे प्रक्रिया होती है, जैसे रिपोर्ट मांगना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, लेखों की जांच करना, कार्य प्रगति की रिपोर्ट मांगना। इन सारे तरीकों से संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन बहुत से अधीनस्थों पर नियंत्रण हम रख सकते हैं, लेकिन तकनीकी प्रकृति के अगर कार्य होते हैं तो उनमें प्रत्यक्ष अवलोकन करना है तो कम ही अधीनस्थों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। साथ ही नियंत्रण के क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है पद सोपान के स्तर। स्टूडेंट, पद सोपान एक अलग से टॉपिक है आपके पास।
पशुपान का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट, हम सत्ता को ऊपर से नीचे तक हर स्तर में जब उसका बंटवारा कर देते हैं, यानी कोई भी आदेश हर एक सीढ़ी नुमा श्रृंखला होती है, पशुपान बच्चों पिरामिड लुक में होती है। हर आदेश एक के बाद एक स्टेप से होता हुआ नीचे तक आता है। इसी प्रकार जब अधीनस्थ के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो वह हर वापस से हर स्टेप पर होता हुआ उच्च अधिकारी के पास पहुंचता है। इसे हम पशुपान कहते हैं। यदि संगठन बहुत बड़ा है और पशुपान के स्तर बहुत ज़्यादा है तो नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि संगठन छोटा है और पशुपान के स्तर भी कम है तो फिर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। सैकलर हडसन का कहना है बहुत अधिक नियंत्रण के क्षेत्र में अभी खतरे हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिवेदन के ब्यौरेवार निरीक्षण का परिणाम यह होता है कि अधीनस्थों को प्रेरित नहीं किया जाता और ना ही उनकी क्षमताओं का पूरा प्रयोग किया जा सकता है। अब पशुपान के आपने देख लिए बेटा, पशुपान कैसे एक फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं, नियंत्रण के क्षेत्र को निकालते हैं कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कार्यों जो है कारक उसमें है कार्य, व्यक्तित्व, समय, स्थान, सत्ता का प्रत्यायोजन, नियंत्रण की विधि और पशुपान के स्तर। प्रशासन में स्वचालन के यूज, सूचना के क्षेत्र में क्रांति, प्रशासन में विशेषज्ञों के बढ़ते हुए प्रभाव ने निरीक्षण के विस्तार क्षेत्र की धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। जियाउद्दीन खान कहते हैं कि नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने में व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, मानवीय पृष्ठभूमि, प्राविधिक पृष्ठभूमि और संगठनात्मक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सब के बाद भी ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन उसके नियंत्रण करने की एक शक्ति और सीमा होती है। यानी एक अच्छा अधिकारी 10 के बजाय 15 अधीनस्थों का नियंत्रण तो कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे कहें कि 50 व्यक्तियों पर नियंत्रण कर ले तो वो नहीं कर पाएगा। व्यक्ति के कार्य जितने बड़े और गंभीर होते हैं, नियंत्रण का क्षेत्र भी उसी अनुपात में निर्धारित किया जाता है। हर संगठन में नियंत्रण का क्षेत्र और इसकी विधि एक जैसी नहीं होती। संचार ने नियंत्रण के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले अधीनस्थों के मामलों में नियंत्रण का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक ज़्यादा हो जाता है। स्टूडेंट, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्षेत्र, इसमें दो ही चीज़ें आई हैं। एक तो हम नियंत्रण के क्षेत्र को कैसे निकाल सकते हैं और नियंत्रण के क्षेत्र को बच्चों कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी किन किन बेस पर हम नियंत्रण के क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो चुका है।